शब्द चंद्र है, शब्द सूर्य है, शब्द त्रास है, शब्द शौर्य है, शब्द धैर्य भी तो है। और कभी कभी मुझे लगता है कि शब्द के प्रकाश को एक लेखक से बेहतर कौन पहचान सकता है। पर आज मेरे सामने जो बैठे हैं उन्हें मैं सिर्फ एक लेखक नहीं कहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लेखक से कहीं ज्यादा है। और मतलब बहुत सारी उपाधियां भी उन्हें दी गई हैं उनके स्टूडेंट्स द्वारा। सबका जिक्र होगा, लेकिन सबसे पहले उनके नाम का जो उद्घाटन तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो उनका नाम आपके साथ शेयर करने की एक छोटी सी प्रक्रिया है वो सबसे पहले पूरी कर लूँ। हुकुम जैन सर बिल्कुल हमारे सामने विराजे हैं। दुनिया उन्हें डॉक्टर हुकुमचंद जैन के नाम से जानती है। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो आज सामने बैठकर अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलू हमारे साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं जिनके बिना शायद बहुत सारे छात्र जो हैं उनका जीवन अधूरा होता। उन्होंने हिस्ट्री की ऐसी किताबें लिखी हैं जिन्होंने कई छात्रों को उनके जीवन की उस पड़ाव पर पहुंचाया है जहां वो आज हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है तो कोई अपने ही चीजों को संभाल भी रहा है। तो अब ज्यादा देर न करते हुए सर से संवाद जारी रखते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद आपको कहूंगी कि आपने यहाँ पर अपना जीवन शेयर करने के लिए थोड़ी बहुत जो हमारी मतलब कोशिश होती है ना आपको जानने की, वो पूरी करने के लिए आपने हाँ भी कर दी और आप स्वयं यहाँ पर विराजे हैं। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो इससे पहले कि मैं कुछ और पूछूं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप लेखक के तौर पर पूरी दुनिया में फेमस हैं। फेमस तो शायद अंग्रेजी में छोटा शब्द हो गया, विख्यात कहें ज्यादा बड़ा है, उससे भी बहुत बड़ा। लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से ज्यादा खुश हैं कि शिक्षक के तौर पर आपने उनका मार्गदर्शन किया। पर मैं यदि आपसे पूछना चाहूँ, आपसे जानना चाहूँ कि डॉक्टर हुकुमचंद जैन वो अपने आप को एक शिक्षक मानते हैं या फिर एक लेखक मानते हैं, क्या कहेंगे? मैं प्रारंभ में एक शिक्षक था, और जब पढ़ता था तब मैं ये सोचता था कि कुछ लिखना चाहिए। और जब मैं स्टूडेंट था विश्वविद्यालय का, तब भी मैंने सोचा कि भाई कुछ लिखेगा, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाया। और फिर जब मैं प्राध्यापक हो गया तो उसके बाद थोड़ी यात्रा चालू हुई, पर बड़ा मुश्किल था। न तो विषय का ज्ञान होता है, न भाषा का ज्ञान, न विषय वस्तु, न उसकी गहराई। ये जरूर था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी रही है। मैंने जयपुर में जब पढ़ा तो बहुत मैगजीन पढ़ी, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, और अंग्रेजी भी ठीक ठाक ही रही। मेरे परिवार का सहयोग रहा, मेरे बड़े भाइयों का। भाषा में बहुत प्रांजलता आने लगी धीरे धीरे। पर जैसा मैडम ने सामने कहा, वैसी कोई बात नहीं है, न इतनी कोई प्रसिद्धि है और न कोई ऐसा मैं विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विशिष्टता बहुत क्षण है। एक लंबी यात्रा होती है, उस लंबी यात्रा को आपको करना पड़ता है। और एक बार माइकल एंजेलो से पूछा गया, जो दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर था इटली का 16वीं शताब्दी में, वह समय जब था पुनर्जान का काल था, उसने वहाँ जो गिरजाघर था, जो दुनिया का सबसे बेस्ट चित्रशाला है, उस गिरजाघर में पेंटिंग बनाई। वो लगभग 20 साल लगे। जब उससे पूछा गया कि आप तो बहुत बड़े चित्रकार हैं, तब उसने कहा तो मैंने तुली का पकड़ना सीखा है। जब आपके पास ये विनम्रता है, ये गहराई है, तब एक लेखक, एक कवि, एक आर्टिस्ट बहुत कुछ बन सकता। पर वह जो बात थी माइकल एंजेलो को, ये बताती है कि वन शुड हैव ऑलवेज द लर्निंग प्रोसेस। आपके अंदर एक थ्रस्ट होना चाहिए सीखने की, और शायद वह इतनी थ्रस्ट तो मेरे में नहीं थी, पर थोड़ी थी जो शायद मेरे को धीरे धीरे अपने मार्ग पे ले गई। और शुरू में कुछ किताबों से, अगर मैं सच कोई बातदारी से, तो पढ़ के थोड़ा टीपा, थोड़ा लिख रहा, उसको सुधारता। पर जब ये मेरे लगभग आज 39 साल की यात्रा है,
तो अब जो शब्द उभर कर आते हैं वह आत्मा से निकल कर आते हैं, वह शब्द मन मस्तिष्क से निकल कर आते हैं, और वह शब्द सीधे पाठक के हृदय में उतर जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे पाठक भी बताते हैं, मुझे ऐसा एश्योर करते हैं। मैं अपने पाठकों पर बहुत विश्वास करता हूँ, और हो सकता है कि शायद मैंने अपने बारे में कुछ भ्रम पाले हो, पर मैं ये कहूँगा भ्रम भी पालना कोई बुरा नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए भ्रम भी पालते रहना चाहिए। वैसे तो भ्रम नहीं है, ये भ्रम भी आपको नीचे नहीं गिरने देते हैं। जब आप सोचते हैं आप कुछ विशिष्ट है तो विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं, जब आप सोचते हैं आप कुछ नहीं है दुनिया में तो आप नीचे की ओर गिरते हैं। तो आपका ग्राफ, आपका ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या आपको डिसाइड करना है। तो मैंने कोशिश करी कि एक लेखक के रूप में मैं कार्य करूं, और धीरे धीरे मेरे पास हिंदुस्तान का ऐसा कोई पब्लिशर नहीं है, चाहे ऑक्सफोर्ड हो चाहे मैकमिलन हो, जहाँ से मेरे पास ऑफर नहीं आए हो। पर ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप निरंतरता रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। चाहे एक पेज रोज ही लिखिए आप। मेरे कुछ मित्र हैं जो रात को 2 बजे सोते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ते हैं, लिखते हैं। और आप नहीं भी लिखे तो पढ़े तो सही। आपको ताज्जुब होगा कि जो बड़े बड़े आदमी हैं और रात को पढ़ के सोते, चाहे बिल गेट्स ही क्यों नहीं हो, वॉरेन बफेट ही क्यों नहीं हो। जब इनसे पूछा गया तो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिनसे उनको कुछ क्लिक हो। अगर उनमें 10 किताबों में एक किताब में से उनको कुछ आइडिया मिल जाता है, क्लिक हो जाता है, तो वो जो चाहते हैं वो मिल जाता है। तो ये लगभग सप्ताह की एक किताब पढ़ते हैं, साल की 50, एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो नई पीढ़ी है वह इससे कुछ ले सकती है, और बाकी बातें मैडम करें। सर मैं पहले तो मुझे सॉरी कहिए। दूसरी बात ये कि मैं जब आपको सिर्फ आपने पहले ही जवाब में इतना कुछ कह दिया है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पर सबसे पहला वो पूछूंगी जो शायद अन्य जो लेखक भी आपको देख रहे होंगे, और खासकर आप एक शिक्षक लेखक दोनों हैं, और आपने कहा कि शब्दों में जो खूबसूरती है वो आपने कहा आप तो मन से निकलते हैं, वैसा है। आपने टीपने से शुरू किया, कहा टीपना से मैंने शुरू किया, पर आज वैसे निकलते हैं। कहीं ना कहीं बातों में ऐसा झलकता है कि आप अपने आप को उतना ऊंचा बता नहीं रहे जितने आप हैं। ईश्वर, ये वैसे ह्यूमिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो सामने विराजे वो कितने बड़े व्यक्ति हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्योंकि लेखक होने के नाते हम रचनात्मकता का भी एक समावेश उसमें मानते हैं, जबकि आपका जो विषय है वो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद शायद ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि हिस्ट्री की किताबें लिखने के समय रचनात्मकता कितनी जरूरी है, और उसके साथ साथ क्या ऐसा है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बना देता है। रचना धर्मी था, एक लेखक का गुण होना चाहिए। ये ठीक है कि चाहे वह हल्दी घाटी का युद्ध रहा हो, और चाहे वह फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा हो, या रेनी सा पुनर्जागरण रहा हो, या कोल्ड वार रहा हो, पर आपको जब एक पुस्तक लिखते हैं, काम करते हैं, तो एक तो सारी जो भी लिटरेचर अवेलेबल है दुनिया में, जो संभव है वो आपकी टेबल पे होना चाहिए, और आपको उसको पढ़ना चाहिए। फिर अपनी एक समझ बनती है, उस समझ से आपको ये देखना पड़ता है कि क्या चीज ली जाए और क्या चीज हटाई जाए। दुनिया में बहुत ज्ञान है। नेपोलियन बोनापार्ट पर पूरा एक मकान जितनी लाइब्रेरी लिखी हुई है। गांधी जी पर भी नहीं है, गांधी वाद में के बियानी स्वामी में, पर हर आदमी नहीं कर पाएगा। मैक्स मुलर ने 45 ग्रंथ लिखे स्क्रिप्चर्स पर,
नहीं कर पाएगा। और आप अपने काम का अपना जो विषय है, अब गायक है तो उस पर फोकस करें, आप स्कैटर्ड ना होगा। अपने जो आपका एम है, ऑब्जेक्ट है, उसको फोकस करें। हो सकता है 1 2 हो, 3 हो। सचिन तेंदुलकर ने फोकस किया तो वह क्रिकेट का भगवान कहलाया बाद में। तो ये फोकस करते हैं हम तो धीरे धीरे ये चीज एक रचनाधर्मिता लेखन में आने लगती है, समझ आती है। और प्रश्न लेखन का नहीं होता है, प्रश्न उसके विश्लेषण का होता है, प्रश्न उसके एनालिसिस का होता है। और आप किस तरह से चीजों का व्याख्या करते हैं। घटना घटती है, मैं निवेदन करूं आपसे कि मेरा भी जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ, कबीर, दास, नानक के जन्म सबके हुए। पर किसी के जन्म को कोई खास बना गया, कोई जन्म से आया और चला गया। वह संसार में कब आया कब गया किसी को मालूम नहीं। जब उसका जन्म हुआ तो उसके जन्म की हर चीज हम देखते हैं, वो कहाँ गया, कैसे गया। भगवान राम ने कहाँ यात्रा करी, बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कैसे हुआ, कैसे बुद्ध एक रात को अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के चले गए। ये घटनाएं साधारण व्यक्ति पर असाधारण है। तो ये जो चीजें हैं, मेरे कहने का अर्थ है साधारण चीजें कब असाधारण हो जाए आप नहीं जानते, और असाधारण चीज साधारण रह सकती। मैं आपको निवेदन करूं कि बड़े बड़े युद्ध हुए, कोई अर्थ नहीं। नादिर शाह आया, लूट के ले गया, और लोग आए, मोहम्मद गोरी कुछ नहीं गया, पर उनका स्थान नहीं है इतिहास। तो घटना तो बहुत बड़ी थी, पूरी दिल्ली खत्म हो गई। पर मराठे राजस्थान में आए, बूंदी में आए, उदयपुर में आए, लूट के ले गए। उदयपुर के राणा को अपनी पत्नी के, अपनी रानियों के गहने बेचने पड़े उनको पैसे देने के लिए, सिंधिया और होलकर। तो घटना बड़ी थी, पर उसका प्रभाव नहीं बड़ा हुआ। पर जब गांधी ने कहा कि करो या मरो, सत्याग्रह आंदोलन, जब बुद्ध ने कहा कि ध्यान बहुत बड़ा मार्ग है, जब बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग पे चलो, महावीर ने जब अपना दर्शन बताया तो चीजें साधारण थी, पर 2500 वर्ष से अधिक हो गया, उनका प्रभाव असाधारण है। इसलिए आप ये याद रखिए कि चीजें या वस्तुएं या घटनाएं साधारण और असाधारण कब बनती है। साधारण घटना असाधारण बन सकती है। कोई बीमार हो गया और उसके जीवन में उसने सोचा कि समय का कैसे उपयोग करूं, इस चुनौती को कैसे स्वीकार करूं, इस चुनौती को अवसर में कैसे बदलूं, तो वो बता सकता है। तो ये बहुत बड़ी यानी बात इस दृष्टि से नहीं कि मैं कह रहा हूं, बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक दर्शन है। और मैं एक अंतिम बात इसी में कहना चाहूंगा इस कड़ी में, जब मैडम सुई ने प्रश्न किया है कि आपके जीवन में, आपकी बात में, आपके लेखन में, आपकी पेंटिंग में, आपके संगीत में, आपके ज्ञान में, आपके विज्ञान में, आपके रिसर्च में, आपके डिस्कवरी में एक फिलोसॉफी होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए। वह दर्शन उस वस्तु को ऊंचाई तक ले जाएगा, एक समझ पैदा करेगा। Having said that, आप अपने लेखन में जिस चीज का दर्शन बताना चाहें कि आप स्वयं क्या सोचते हैं जब उसे लिख रहे होते हैं, और क्योंकि आपकी किताबें, उनकी तो मतलब 30 से ज्यादा संस्करण आ चुके हैं, संस्करण 50,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं जो सिर्फ रीड की जा रही हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा चुका है। तो एक तो पहली बार जब लिखा था वो, और दूसरा
ये जो दर्शन जिसका आपने जिक्र किया वो भला क्या है? पहली बार जब लिखा तो न दर्शन का ज्ञान था, न कोई ज्ञान था। और अगर आज मेरे से कोई पूछे, वह किताब रखी हुई है जब 1986 में किताब, आज मैंने 20 से अधिक टाइटल लिख दिए हैं, तो अगर मेरे से कोई पूछे तो वो कचरा था, है ना। हालांकि वह पहली बार में राजस्थान का ऐसा लेखक था, और सबसे कम उम्र में, जब 25-26 साल उम्र, 27 हुई, तब मेरी किताब दिल्ली में मुखर्जी नगर में जेएनयू में बिकी और आईएएस वालों ने पढ़ी, क्योंकि हिंदी में कोई किताब नहीं थी, तो आधुनिक विश्व का इतिहास नहीं थी, और वह एक रॉ मटेरियल था, जैसे कोई रॉ चीज होती है, खाना बनाते हैं, अधूरी कच्ची सब्जी होती है, पर करा धीरे धीरे, एक एडिशन दो, पर उसमें मेहनत बहुत करी। मैंने किताबें अमेरिका से मंगाई, देश से मंगाई, अंग्रेजी कम आती थी तो अंग्रेजी भी सीखी, हिंदी को समझा, विषय को समझा, उसकी गहराई को समझा। मैं तो नक्शा भी क्लियर नहीं था, नक्शे को समझा, क्योंकि ऐसे विषय पे लिखा जिससे कम, सबसे कम था। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ, बिल्कुल सर, कि आप चुनौती को स्वीकार करें। मेरे को ऐसा विषय दिया गया जो मेरे प्रकाशक में, मैंने कहा मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं प्रकाशकों के बारे में तो अलग से पूछूंगी, मैं डिब्बा गोल हूँ उसमें, तो मैंने कहा भाई मैं कैसे लिखूंगा, कि करो आप, तो मेरे हिम्मत नहीं आई। और जब काम करा तो लिटरेरी में कहूँगा मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 8-8, 10-10 घंटे बैठना पड़ता था, मेरी नहीं थी, कई सारी बातें परिवार में होती, कोई से पैसा भी नहीं मिलने वाला था, कि भाई कोई पैसे की चमक, पर जम गया कि करना है, तो फिर काम धीरे धीरे बढ़ता है, चीजें आती हैं, रूप आकार लेती हैं, और कमेंट होते रहेंगे, क्रियाएं होंगी, प्रतिक्रिया होंगी, और इसी में अंतिम बात, किसी भी व्यक्ति को संसार, किसी भी व्यक्ति को, उसकी क्रिया, प्रतिक्रिया, बुराई और अपशब्द, इनसे नहीं करना चाहिए। अगर आप रिएक्ट करोगे तो सामने वाला जो है उसको शक्ति नहीं, वो डबल। ये बहुत मुश्किल काम है सर। नहीं, मुश्किल नहीं, सरल है, या आप धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए। अगर 10 बार रिएक्ट करते हैं तो 2 बार रिएक्ट कीजिए, तो धीरे धीरे, मैंने पहले बहुत रिएक्ट करता था, अब मैंने धीरे धीरे सीखा कि रिएक्ट करने से शक्ति जाती है। तो एक बार महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां दी, है ना, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उनको शिष्यों को बड़ा बुरा लगा, तो बड़े उनसे कहा जा रहा है, तो भाई क्यों, कि मैंने इसकी ग्रहण नहीं लिया ही नहीं, मैंने बजाना, दूसरे दिन आया बाबा। तो ये क्रिया, जैसे ही आप प्रतिक्रिया दोगे, सामने वाले को स्ट्रेंथ मिलेगी, वो डबल आपकी बुराई करेगा, आप पे रिएक्ट करेगा, आप पे गुस्सा करेगा। ये घर में भी हो सकता है, पति पत्नी, ये कहीं भी होता है, हमारे घर में भी होता है, पर धीरे धीरे आप, एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है, ट्राई टू अडॉप्ट दिस एक्सरसाइज। अगर मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ तो मेरे जो मित्र सुन रहे हैं, पाठक सुन रहे हैं, जो लिसनर सुन रहे हैं, इस खूबसूरत इंटरव्यू को स्वीकार करें। इसे ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, हालांकि शायद प्रैक्टिकल में अप्लाई करना, मतलब जैसे, लेकिन मैं आपके इस पूरे संवाद में जो एंजॉय कर रही हूँ ये कि आपने माना है कि जहाँ से हम शुरू हुए से वहाँ से अगर निकलते ही नहीं तो मुश्किल होती। पर हाँ, वो बात कि आप लिखते समय, आज अगर मैं पूछूं डॉक्टर हुक्मचंद जैन किस भाव के साथ लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके छात्र, जो मतलब हजारों छात्र आपकी कॉपियां पढ़ रहे हैं, एक कॉपी, मतलब मैं 50,000 तो वो कह रही हूँ, इसके अलावा उस एक कॉपी को पता नहीं कितने ही बच्चों ने पढ़ा होगा, कितने ही छात्रों ने पढ़ा होगा। तो जहां से आपने शुरू किया था, जिसको आपने रॉ कहा है अपने खुद के शब्दों में, वहां से लेकर आज जब आप मतलब लेखन के लिए पेन उठाते हैं, तो वो जो दर्शन है, वो जो मन में भाव है, वो क्या है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो मैं लैपटॉप पे नहीं लिखता, हाँ, सिर्फ वो मुश्किल काम है, हाँ। नहीं मुझे वह चीज आती है, न मैं उसका अभ्यास,
हालांकि घर वाले बहुत कहते हैं, डॉक्टर ने भी कहा जब मैं भर्ती था कि मैं लिख नहीं पाता हूँ मेरी स्वास्थ्य की वजह से। पर मेरे को व्यक्तिगत रूप से लगता है जब कागज और पेन पे लिखा जाता तो चीजें प्रस्फुटित होती, शब्द निकल के आते। और ठीक है, आपको 2 बार 3 बार हो सकता है शब्दों में काटाकाटी हो, अब शायद नहीं होती। पहले मैं 6 बार लिखता था एक पेज को, अब शायद 1 या 2 बार जरूरत हो। अब शब्द ऐसा लगता है मुझे सरस्वती सीधी नीचे निकल रही है, ये मुझे पता नहीं क्यों आती है, कैसे शब्द आते हैं, और ऐसे शब्द जो मैंने कभी नहीं सुने पर डिक्शनरी में मिल जाते हैं। इससे उर्दू के शब्द भी मेरी जुबान पे कैसे आते हैं जबकि मैंने नहीं पढ़ी है। ये ईश्वर प्रदत्त हो सकता है या पता नहीं, जो भी है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि आप कई लोग उसमें अभ्यस्त हैं नई टेक्नोलॉजी में, पर उस नई टेक्नोलॉजी में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें कट पेस्ट की ज़्यादा संभावना आ जाती है। और आदमी सोचता चलो, पर जो नई पीढ़ी है वो करती है और करना भी चाहिए। इसे करना क्यों चाहिए, ये अलग सवाल है। हालांकि ये इसलिए कि भाई वह इसके अलावा अभ्यस्त नहीं है, वो ये भी नहीं करेंगे, कागज पेन पे नहीं लिखेंगे, लिखने दो। अच्छा, जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, शायद अच्छा भी करते होंगे, ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है दे आर डूइंग बेटर, पर मैं नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। आई रियलाइज इट विद ड्यू रेस्पेक्ट। तो कागज पे लिखता हूँ और कागज पे शब्द निकलते जाते हैं। और भारत देश के बारे में या राजस्थान के बारे में मेरे बड़े उच्च विचार इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है वो हजारों साल से जिंदा है। वह रजवाड़ों में रही है, वह सामंतों के बीच रही है, वह राजाओं के बीच। पर जो लोक कला है, लोक संगीत है, लोक गीत है, वह शुरू से चला है। आपको दुनिया में बहुत कम जगह मिलेगी जहाँ इतनी गहराई राजस्थान, इतनी गहराई लोक कला की हो, लोकगीत को, फड़ कला की हो। ये अद्भुत है, अद्भुत है। और ये विविधता जैसलमेर से लगाकर आपको हाड़ौती तक, ये विविधता है जोधपुर से लगाकर मेवाड़ तक। पर इस विविधता में आदमी जीता रहता है, उसकी विविध वेशभूषा है, वह उस विविधता में जीता है। ये बखूबी है, इसकी मैंने कोशिश की है, इसको सराहा है कि इसी सतरंगी हमारा समाज है राजस्थान का, जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। 1829 में कर्नल टोम ने पहली बार एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान निकाली, तब दुनिया ने लोगों ने जाना कि यार राजस्थान कोई चीज़ है, उसमें 50 के 500 गलतियाँ, उससे कोई मतलब नहीं। मैं फिर कहूँगा, फिर रेखांकित करूँगा, आज भी उस किताब का महत्व है। आज भी लोग वहीं से प्रारंभ करते हैं। किताबों में गलतियाँ हमेशा चलती रहेंगी। आप अपना काम बंद मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लेखक बनेंगे। आप कभी मत सोचिए आप सबसे बढ़िया दुनिया में इंटरव्यू लेंगे। कोई भी व्यक्ति ये सोचता है तो वो नहीं कर पाएगा। छोटी सी चीज से आप शुरुआत करें और वो शुरुआत ही आपको लंबे समय तक ले जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। वैसे अगर आप IAS के विद्यार्थी ना हो या MA BA आपने नहीं पढ़ी हो तो शायद वो किताब का नाम आप सुनना चाहेंगे। तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, इसके 34 संस्करण आ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि हजारों कॉपीज ऑलरेडी छात्रों के पास पहुंची और पढ़ी न जाने कितनों ने हैं। इसके अलावा आधुनिक विश्व इतिहास जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है, उसके हिंदी के 29 संस्करण आ चुके हैं, जबकि अंग्रेजी के 18। अच्छा सर, मेरे यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला तो मैं क्योंकि हाड़ौती से बिलोंग करती हूँ तो वहां से ज्यादा पूछूंगी। विश्व का इतिहास आ गया, राजस्थान का आ गया, हाड़ौती को ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि आप उसके बारे में लिखेंगे? हाँ, ये बात सही है। 1-2 मैंने आर्टिकल जरूर लिखे हाड़ौती में पर्यटन की संभावना हो, काम नहीं करा, ये बात सच है। और ये कमी मेरे लेखनी में, व्यक्तित्व में रही है। शायद मैं न कर पाया। हालांकि
हाड़ौती पे कुछ विषयों पे मैंने पीएचडी जरूर कराई मेरे विद्यार्थियों को, जैसे रेलवे का विकास, यहाँ की जागीरदारी सिस्टम, यहाँ पे ऐसे विषय लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे, उन पर मैंने पीएचडी कराई है। यहाँ बहुत जो मठ कला और गुफाएं उन पर काम करवाया है, जो झालावाड़ में डक क्षेत्र में है, हाँ पर मैंने नहीं किया, ये बात सच है। फिर मुझे लगा तो लगभग 20 विद्यार्थी ने मेरे अंडर में एमफिल किया और सबको हाड़ौती का विषय दिया, और जो पीएचडी की उसमें कुछ को छोड़कर बाकी को हाड़ौती का विषय दिया। और मैं युवा शोधार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बल संभावना है, पर मूल काम करें। बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि अब जो विद्यार्थी हैं वह बहुत कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, फील्ड वर्क नहीं करना चाहते, और जो ओरिजिनल सोर्सेज है उनको नहीं देखना चाहते। तो ओरिजिनल सोर्स देखे जो पुराने लोग थे उन्होंने बहुत काम किया, तब जाके आज राजस्थान का इतिहास ने शेप लिया। राजस्थान का इतिहास कहलाने लायक बना, राजस्थान के इतिहास में रुचि हुई और पढ़ने लायक बना, और आज पूरे भारत में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला, राजस्थान की विरासत, ये सिर्फ हो है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। तो क्या आपने अपने छात्रों के थ्रू ही हाड़ौती पर कार्य किया है? कभी कोई किताब देखने को मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी, रिसर्च वर्क है। किताब तो अभी शायद छपी नहीं उन लोगों की, आप मैंने नहीं लिख पाया। मैं एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, यंग एज में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को अपना रुचि का विषय बनाया, और फिर मैंने एक ऐतिहासिक स्तर कोश और लिखा जो पूरे भारत में अकेला था, 500-400 पेज का, और एक किताब लिखी मैंने भारतीय इतिहास संस्कृति इंसाइक्लोपीडिया। तो ऐतिहासिक स्तर कोश ये मेरी 5 किताबें मराठी भाषा में ऑलरेडी, वो अभी कई संस्करण के साथ है, और इंसाइक्लोपीडिया हिंदी इंग्लिश में है, ऐतिहासिक स्तर कोश हिंदी इंग्लिश मराठी में है, और इसमें काफ़ी मेहनत की गई है। तो वह आपकी चीज़ है, तो हर जगह अगर आदमी नहीं पहुँच सकता है। हालांकि मेरा निवेदन फिर भी रहेगा, यदि पाठकों को हाड़ौती का इतिहास आपके थ्रू मिलेगा तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। आप भले इसे अभी मान लीजिए कि आपने किसी बस्ते में रख दिया है, कभी निकाल कर, कभी अगर हम मेरी कोशिश है ईमानदारी। अच्छा, अक्सर क्योंकि है ना, आप स्वयं भी जिस लेवल पर पढ़े उस समय इतनी आसान नहीं थी चीज़ें। तो अभी मैंने लेखन के बारे में तो बहुत बातें कर ली, लेकिन वहाँ से शुरू करते हैं अब, जहाँ पर माता जी चाहती थी कि अगर नौकरी मिल गई है तो बेटा हमारा वो नौकरी कर ले, लेकिन हुक्मचंद जैन साहब वो नौकरी करना नहीं चाहते थे। बात बड़ी तब हो जाती जब आपने जो मन में ठाना था वो आपने नौकरी की भी नहीं। लेकिन हाँ, आप सेवानिवृत्त प्राचार्य के तौर पर ही हुए हैं कॉमर्स कॉलेज से, तो उसके बीच में बहुत बदलाव है। एक माता जो आपको जब पत्र लिखती है तो एक बहुत सुंदर शब्द से शुरू करती है, मैं वो किस्सा भी जानना चाहूंगी। ऑल्सो आपकी बातों में एक जगह पर छलकता है कि आप अपने आप को मूलतः लेखक नहीं कहते हैं, है ना? तो वो जो विषय के प्रति रुचि थी या डेवलप की गई, ये तो आपके अंदर का मन ही बता सकता है कि उसकी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले तो बचपन बहुत साधारण रहा। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे, हम 5 भाई थे। ईश्वर की कृपा रही, सब बहुत अच्छे पढ़े, और मुश्किलात नहीं, क्योंकि स्थितियाँ बदल गई ग्रैंडफादर से फादर के समय में। रईसी से गरीबी में आके समझ लिया, और जो भी है मिलजुल के भाइयों ने हमने पढ़ाई करी, प्यार मोहब्बत से रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा
कि आज तो एक भाई दूसरे के कपड़े नहीं पहनता, किताब नहीं लेता, हमने सब कुछ किया। दूसरी बात ये है कि मेरे उम्र 17 साल 17.5 साल थी, पिताजी का देहावसान हो गया। तब फिर मेरे बड़े भाई ने मेरी जिम्मेदारी ली और मैंने पढ़ाई करी। फिर मैं जयपुर चला गया। जयपुर जाना भी एक अप्रत्याशित था, पर मैंने ठान ली थी कि मुझे कुछ करना है। मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर नेमिचम अमेरिका में वैज्ञानिक है, वो रिसर्च कर रहे थे, वहाँ चला गया। उस समय मेरा परिवार, मेरे माता जो है झालावाड़ रहती थी, पिताजी की डेथ हो गई थी। तो माँ चाहती थी कि भाई इसकी नौकरी जल्दी लग जाए, पर ईश्वर को कुछ और मंजूर था। मेरी डेस्टिनेशन अलग थी। मेरा राजस्थान बैंक में सिलेक्शन हो गया एमए पढ़ते हुए, और वहीं मैंने इंटरव्यू दे दिया, ट्रेनिंग कर ली, क्योंकि पैसे मिलते थे। गरीब को क्या चाहिए पैसे, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मेरे को लगा यार ये तो मजेदार नहीं। अच्छा, ये मजेदार नहीं है? मतलब नौकरी मिलना मजेदार नहीं था? मेरे को लगा ये तो गलत बात है, इसके लिए नहीं बना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए मैंने मेरे बड़े भाई जो अमेरिका में हैं, जिनको मैं बहुत कुछ मानता हूँ, उनकी बहुत बड़ी देन है मेरे जीवन में, और बहुत क्रेडिट किया था मेरे बड़े भाई को, डॉक्टर नेमिचम जी को, वैसे बड़े भाई साहब ने सब भाई को। तो ये जो है, हमने सोचा क्या करेगा, तो मैंने उन घर में नहीं बताया। मेरी माँ को पता पड़ा, झालावाड़ में थी, किसी ने बताया आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया है बैंक में, परमानेंट वो बैंक की नौकरी, बड़ी बात है। छोड़ के बैंक में जाते थे। तो फिर उसने मेरे को पत्र लिखाया, कुछ अच्छी भाषा का इस्तेमाल रहा। अरे सर, वो शब्द बहुत सुंदर है। मेरे को डांट लगाई सर, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो शब्द कहे जाए, वो मतलब ऐसा है। मेरी एक बात मेरे बड़े भाई साहब विमल चंद जी उदयपुर में रहते हैं, वो कहते हैं यार माँ की गालियाँ आशीर्वाद होती है। माँ ने गालियाँ ही लिखी उसमें वास्तव में, पर मैं रोया भी थी, सब कुछ किया कि तो क्यों नहीं नौकरी कर रहा है, यहाँ तो ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। मेरा छोटा भाई था, तो मेरे से 7 साल छोटा, पढ़ रहा था उस समय। तो एनीवे मैंने नहीं की। इस बीच मेरे को उदयपुर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल गई, वो अभी मैंने नहीं ज्वाइन करी, वहाँ भी पैसे मिल रहे थे। अच्छा, जहाँ पैसे मिल रहे थे वहाँ नहीं किया। मैं एक बात और इस बीच बता रहा था। मेरे जीवन में मेरे भाइयों का तो रोल रहा। जो जोधपुर वाले भाई हैं, उन्होंने मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी करी। जो अमेरिका वाले उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उदयपुर वालों ने बहुत मोरल दिया। पर एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरे जीवन में बदलाव आया, वो बदलाव अद्भुत था। वो बदलाव ऐसे था कि मेरे साथ वो पार्टनर एक बसंती लाल पोखरना है। पोखरना सर। हाँ, तो वो एमएससी फिजिक्स है, यानी कर रही थी उन्होंने, मैं एमए में पढ़ रहा था। फिर इस बीच विश्वविद्यालय में एमफिल खुल गई पहली बार, हमने सोचा एमफिल करो। पैसे तो थे नहीं, पर जुगाड़ बिठाया, स्कॉलरशिप ली, भाइयों ने किया जैसा। फिर मेरे ब्रदर की तो नौकरी लगी अजमेर में, वो केमिस्ट्री का हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मकान का भाड़ा कैसे करें, कनौजा कॉलेज के पीछे ही रहता था। तो फिर बसंती लाल जी से परिचय हुआ, साथ रहने लगे। अब उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल था, बहुत लोग आते थे, लड़कियां भी बहुत आती थी, सुंदर महिलाएं भी आती थी, सच कह और मेरा परिचय ऐसे कराते थे जैसे मैं बड़ा विद्वान, जबकि मैं ढोल डब्बा था। वो कहते थे इससे करा लो, ये लिखवा लो, किताबों की एडिट करा लो, किताबों का रिव्यू करा लो। या क्या उम्र रही होगी सर उस टाइम, ये हम बात कर रहे हैं? ये 76-77। तो मेरी तारीफ करते रहते थे। मैंने कहा यार कुछ आता तो नहीं, क्यों फंसा रहे मुझे, थोड़ा बहुत करता मैं काम, कोशिश करता। तो भट्ट साहब को लिया, एक मेरे से 2-3 उम्र के, ये करेंगे क्या, आपकी किताब कर, मैं क्या करूँ।
खैर एनीवे निराश नहीं किया जैसे तैसे। वह लेक्चरर हो गए थे एक्चुअली, बसंती लाल जी मेरे रूम पर। अब उनके पास तो आते रहते लोग, मैंने कहा यार मुझे तो पढ़ने दो। खैर एनीवे हमारे खाने वाला भी था, सब कुछ था, एक लंबी कहानी मैं नहीं कहना चाहता। पर मेरा जीवन ऐसे बदला कि 78 में जो मेरे बड़ा पार्टनर थे उन्होंने दीक्षा ली और ही बिकेम द जैन मॉन्क, जैन सेंट। श्वेतांबर जैन थे ना, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। मेरे को पत्र लिखा कि यार मैं दीक्षा देता को, मैं 20 नवंबर को 78 मैंने पत्र लिखा क्यों पागलपंती कर रहा, आराम से IAS का एग्जाम दे लिया तो पास हो गया है, IAS में जा, लड़की भी एक बार देख के आए तो उसके साथ हो। तो मैंने कहा बढ़िया लड़की देखी है, तो परेशान हो रहा है, ये जीवन इसलिए थोड़ी है साधु की तरफ करे दुनिया में। तो मैंने कई उदाहरण दिए, भाई लोग ग्रस्त रह के भी काम किया, जैसे कबीर और लोग, पर ये डिसाइडेड उन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे बनना है। तो मैं जोधपुर गया उनकी दीक्षा में, बड़ा रोया मैं, क्या वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट है। तब से मैं उन्हें बहुत मानता हूँ आज तक, और उनका बड़ा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। मेरी बीमारी में भी ब्लेसिंग्स है, मैं हर साल 2-3 बार हर स्थिति में जाता हूँ। मैं ठीक हूँ तब भी पूरा परिवार मानता है, मेरे भाई लोग मानते हैं, अमेरिका वाले ब्रदर आए थे मुझे, तो बहुत ही विशाल मन के साथ थे। तो मेरे को बहुत फेमस किया, सब लोगों से मिलाते हैं, बहुत बड़ा लेखक है, ऐसे। हालांकि मैं नहीं हूँ ऐसा, पर वो बताते रहते बड़े बड़े लोग। कई IAS उनके पास आते हैं, चरणों में बैठे रहते हैं, कई जज आते हैं। तो भारत में मुझे कई जगह उन्होंने प्रसिद्धि किया, और मैं उनके साथ जंगलों में भी रहा हूँ, मैं उनके साथ बिहार में भी रहा हूँ, कभी कभी नंगे पैर भी चला हूँ। तो ऐसे संत से विनम्रता है। और एक बात और है, जो विनम्रता है ना, ये आपके अहम को खत्म करता है, और जब अहम खत्म होता तो ज्ञान की प्राप्ति। मेरे को वो चीज अच्छी लगती है कि गुरुद्वारा में बड़े बड़े लोग जूते साफ करते, पहले लगता था बेकार है, पर बाद में समझ में आया कि उसका अहम टूटता है। तो अहम टूटना बहुत जरूरी है ज्ञान में। हम इगोइस्ट हो गए हैं, हमारा इतना बढ़ गया है, हम सोचते हैं बहुत कुछ जानते हैं। तो ये जीवन में बदलाव वहाँ से आया, और इस तरह से मेरे जीवन में परिवर्तन है। सर, आपने बदलाव का एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन तो बता दिया। अब लेकिन मैं इस बदलाव में एक बात जो फील कर पाती हूँ आपकी जर्नी में, जब आपने कहा कि क्योंकि नौकरी मिल गई और मुझे मज़ा नहीं आया, पैसे तो मिल रहे थे, आपने कई मैगजीन्स पर भी जो कार्य बसंत पूर्णिमा साहब ने तब आपसे कहा कि आप कर लो, तो उसमें आपका उनमें विश्वास भी रहा, और बड़ी वर्चू से, मतलब किसी पर ट्रस्ट करना आजकल शायद हो सकता है कि मैं अलग कुछ जनरेशन की बात कर रही हूँ, पर पहले जो लोगों का ट्रस्ट करने की एबिलिटी थी वो ज़्यादा बड़ी थी। पहले उनमें पेशेंस के साथ साथ हिम्मत बहुत थी। मतलब आज कोई ये हिम्मत कर ले कि आपको नौकरी मिल गई है और आप छोड़ दो, ऐसा संभव नहीं है। फिर मुझे ये भी लगता है कि हट एक ऐसी चीज है जो मैं कम से कम पुराने लोगों में देखती हूँ, उन्होंने जिस चीज के बारे में थोड़ा बहुत भी हट रखा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही गए, उन्होंने नेगेटिव नहीं जाने दिया। उनको पता था कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है, लेकिन इसको आगे भी ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं शायद कम ही बता पा रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, पर मुझे लगता है कि आपको डर नहीं लगता। आज भी जो स्थिति है, अब वो चाहे कोई भी रीजन हो सकता है कि बचपन से जब फाइनेंशियली भी चीजें ठीक नहीं रही, तब भी आपको ये विश्वास था कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर लूंगा। बिना इस विश्वास के आप आगे नहीं बढ़ सकते।
मूल रूप से सवाल शायद आपको इसका आंसर पता होगा, पर मैं चाहूंगी कि अगर कोई ये सुनना चाहे कि आपको डर क्यों नहीं लगता, वो क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपने मुझे कई बातों में सोचने के लिए प्रेरित किया। कोई प्रश्न के उत्तर नहीं होते, प्रश्न के उत्तर तो तुरंत ही निकलते हैं। तो डर नहीं रहा। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा इससे पहले, दरअसल जो हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना, परिवार के सदस्यों से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, वैभव की तुलना, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास ऐसे है, तो वह तुलना से पता नहीं, मैंने कभी नहीं की कौन क्या कर रहा, कौन, ये तुलना मेरे मन में भाव ही नहीं रहा मेरे परिवार में। तो एक तो आप जब तुलना करते हैं तो कुंठा से ग्रसित, चीजों से ग्रसित होते हैं, तो मन भयभीत रहता है। जब हम पाने की चाहते हैं तो मन में रहता है, अरे यार मिलेगा नहीं मिलेगा। सामान्य तो डर रहा होगा, चिंता भी नहीं होगी। पास फेल की पढ़ाई की हर को रहती है, हर बच्चे को रहती है, हर विद्यार्थी को रहती है। पर ये चीज मेरे में शायद नहीं थी, मेरी पर्सनैलिटी में आज भी नहीं। मैं साइकिल से 8 साल तक लेक्चरर बनने के बाद कॉलेज गया हूँ। सुंदर। स्कूटर भी लिया, कार भी ली, कार भी बैठ ली, सब कुछ हुआ। किराए के मकान से यात्रा होकर सभी कुछ हुआ, पर तुलना नहीं की मैंने। और मैं अपने साथियों को ये कहना चाहूँगा कि क्यों कंपैरिजन करते हैं? आप अपने आप से कंपैरिजन कीजिए, चीज़ें मिलना होगा मिलेगी। तो आप कोशिश तो कीजिए, जिद्दी होइए, पर जिद्दी अपने प्रति होइए। आप दूसरों से अपेक्षा करते हो कि वे आपको खड़ा करेंगे, आपको चलाएंगे, आपको उठाएंगे, आपको पास कराएंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे। वहाँ तो भ्रष्टाचार है, आरपीएससी, आप क्यों सोचते हो इतनी वैकेंसी आ गई, ये रिजर्वेशन है। आप ये सोचो भाई ये इतनी वैकेंसी मेरे लिए है और इसी में मुझे निकलना है, मुझे ट्राई करना है। मेरे जीवन का एक स्लोगन रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी इन द लाइफ। जीवन में जो भी संभावना है, उन संभावनाओं को आप तलाशें। संभावना अनंत है, दिक्कत है, अंधेरा हो गया है, हल्की सी रोशनी में भी संभावना है। संभावनाओं को तलाशना ही आपको डर को खत्म करता है। आप संभावनाओं को नहीं तलाश रहे हैं, आप सोच रहे नहीं, आप बीमार हैं, कुछ हैं, होते रहेंगे। आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप ये देखिए, जेब से पैसा चोरी हो गया, अब क्या करें? है ना? तो हम जब जिस समय पढ़ते थे, साधन नहीं थे, यूनिवर्सिटी में बैठते थे, वहीं पढ़ते थे, किताबें नहीं थी, पर एक आपके लगाव जिद रहती है। और एक चीज वो बिखराव तो आता है जब आप युवा होते हैं। तो मैं बहुत साफ मन से कहना चाहता हूँ, लड़के लड़कियों के बीच भी आकर्षण आएगा, आपको कई चीजें आकर्षित करेंगे, आपकी भी इच्छा होगी, तो आपको अपना मार्ग आपको तय करना है, आपको कहाँ जाना है, आपको वो मार्ग अपनाना है, आपको कोई बड़ा बना बनाना है। एलन मस्क ने जब 47वां बर्थडे मनाया था, 24x7 काम किया। आपको मनाना तो होटल में चल जाइए, आप 24/7 आप मजे कीजिए। तो ये डर उसी से पैदा होता है। डर आपका अपना है और ये फेलेवर होने का डर होता है। गीता अच्छा उपदेश देती है, माँ कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करें फल में, आप कोशिश तो करें, कुछ ना कुछ मिलेगा। और फेल होने के बाद भी कुछ सीखोगे आप, ये मेरा मानना है। आप हम असफल रहे तो सोचा भाई लेखन करें, कोई कोचिंग चालू करता है। ये जितने बड़े बड़े IIT के कोचिंग है, ये किसी का IIT नहीं हुई है। कोई IIT नहीं बने पर कोचिंग में नंबर 1 है, कोटा में भी, बाहर में।
तो उन्होंने अपना मार्ग स्वयं चुना, अपने डर को खत्म किया। आप अपने डर को खत्म कीजिए, डर को स्थायी मत बनाइए, अपने कोने में मत रखिए, अपने हृदय में, अपने दिल के अंदर एक प्रकाश का उजाला लाइए। एक प्रकाश का थोड़ा सा आप एक टुकड़ा बाहर से उठाइए, अपने दिल में लाइए। तो सर क्या कभी किसी चीज ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया? और ये मैं हर स्टेज ऑफ लाइफ में पूछ रही हूँ। 10 जनवरी 1955 का आपका जन्म है ना? To 2025 we're sitting here. Now, मतलब जहाँ अनयूजुअली लोग हार जाते हैं, आप उन लोगों में से नहीं हैं। मैं इस बात का जिक्र शायद इंटरव्यू में करती भी नहीं, लेकिन क्योंकि वीडियो है तो क्योंकि सब देख भी रहे हैं, जो आपको जानते हैं बिल्कुल हर रोज मिलते हैं उनको पता होगा। लेकिन ये डर नहीं होने का मैंने संवाद इसलिए भी ज़्यादा ये कह लीजिए कि करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि फिजिकली आप बहुत पेन में होंगे, एक नहीं 4 डिजीजेस के कारण। लेकिन आपने अपनी जिद, जिसे मैं हट कह रही थी, वो नहीं छोड़ी। पॉसिबिलिटीज़ को आप हमेशा आज भी इस जगह पर, जब आप फिजिकली बहुत परेशान भी होंगे लेकिन आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, टचवुड, तो ऊपर वाला आपके साथ जितनी एनर्जी सबकी है वो सब कार्य कर रही है। पर हाँ, जो नहीं जानते हो, जिनको लगता है कि जीवन मुश्किल है, शायद आपसे सुनना बेहतर रहेगा कि क्या इतना मुश्किल है भी कि नहीं? नहीं, जीवन मुश्किल है, इसमें कोई संदेह नहीं। देखो, पर आपका नजरिया उसको कितना मुश्किल बनाता है, आपका दृष्टिकोण कितना मुश्किल। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे एक मित्र का इंटरव्यू था, मेरी जस्ट हुई थी, और सर्दी के मौसम में बरसात मावठ आती है, तो बरसात हो रही थी। मैं वहाँ से लगभग, जिस जगह से था वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर था, जहाँ मुझे उसके लिए कहना था। बाय द वे मेरे परिचित उसमें बैठ रहे थे, मैं तो भी यंग था तब, 25 साल का रहा। तो घर पे भी जब शादी हुई तो एक अभी इतनी रात को 2 बजे कहाँ जा रहे उठ के, बरसात हुई। मैंने कहा यार अभी नहीं गया तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं गया, फिर मैंने ट्रक पकड़ा और उसने मुझे नसीराबाद उतार दिया। फिर मैंने टोल हुआ है जो टैंकर होता है उसको पकड़ा। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाके जिनसे मिलना था मिला, उनको बुलाया करा, क्योंकि उस समय मोबाइल कुछ तो होते नहीं थे। और मैं वापस लौट आया 10 बजे तक। तो उसका सिलेक्शन हो गया, वो आदमी मेरे को वहाँ, तो मेरे मित्र हैं। तो देखिए लाइफ में दिक्कत थी, मैं बैठा बैठा सोचता रहता, अंधेरा है, बरसात हो रही है, पत्नी भी मना करती है, पत्नी प्रेम मर जाता, वो सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। कठिनाई मेरे जीवन में रही। एक समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार मैंने एक बार ये सोचा मैं ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। अच्छा। हाँ, कि पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं थे। फिर विचार आया यार क्यों करूँ मैं, मेरा जैन धर्म बढ़िया है। पर मैंने सीरियसली सोचा, आज तक कभी नहीं कहा, शायद पहली बार कर। तो ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, पर ये कभी नहीं आया भाई आत्महत्या करो, हार नहीं मानी, दिक्कतें आई हैं, डिसअपॉइंट हो निश्चित रूप से। या मैं अपने आप को बताऊं कि मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, रोया, सब कुछ होता है। और एक चीज वो रही, मेरे को एक बहुत बड़े ज्ञानी ने एक बात बताई थी कि अगर गुस्सा आता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो गर्म रहता है, जो ठंडा पानी होता है ठंडा होता है। आप गर्म पानी के स्वभाव को ठंडा में तो बदल रहे हो। गुस्सा भी आपका एक हिस्सा पर्सनैलिटी का, इट इज आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो डर है, गुस्सा है, डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, आने दीजिए ना, वेलकम कीजिए और जाने दीजिए। आने दीजिए वेलकम, जाने दीजिए मोस्ट वेलकम। आप उसको दिल में मत लाए। मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले मेरे स्पाइन के मेजर ऑपरेशन हो गया। गर्दन मेरी 40% झुक गई थी, स्पाइन खत्म हो रही थी, और हिंदुस्तान के बेस्ट डॉक्टर ने किया, बेस्ट लोग मेरे साथ थे। जबकि अपॉइंटमेंट 1.5 महीने बाद मिलता, पर
मेरा योग अच्छा था, सेम डे मिला और सेम डे उन्होंने मुझे जो है एडमिट कर लिया, नेक्स्ट डे ऑपरेशन कर लिया, सब कुछ हुआ, ठीक भी हुआ, पर पूरा ठीक नहीं हुआ क्योंकि जो मेन बीमारी थी वो मेरे स्पाइन, हिंदी शब्द में मैं बात करूँ तो वो ड्राई हो रही थी, सूख रही थी, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। बस 1 साल बाद एक बड़ा टेस्ट हुआ, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, उससे पता पड़ा कि नर्व खत्म हो गई, 40% खत्म हो गई। अब आपके साथ कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, डॉक्टर ने बताया। जहाँ पे मैंने कराया था बड़ा प्रभावित हुआ मेरे ज्ञान से। उसने कहा तो जो मेन डॉक्टर था उसने कहा ये तो ही पर आपको किसी फिजिशियन को भी दिखाना पड़ेगा, वो भी कई बातें आपके साथ यहाँ है, भर्ती हुए, सोडियम डाउन हुआ, कई लंबी कहानी मैं नहीं कहना चाहता हूँ। पर अंत में मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव गया और इस मंच से, इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ 4 डॉक्टरों ने अलग अलग देख के, डॉक्टर ज्योति सहगल लेडी है, उसने मेरी बीमारी पकड़ी, उसमें नर्व डिजनरेट होते हैं जिसको MND बोलते हैं, इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन द वर्ल्ड। तो नेचुरल है, मेरी भतीजे अमेरिका में है, डॉक्टर है, वहाँ भेजा, उन्होंने कहा मैं भर्ती हुआ, लंबे समय तक मेरा इलाज हुआ, बाहर से दवा आई, तो उसमें उसकी प्रोग्रेस होती, उन्होंने द क्रेडिट गोज टू हर। मेरी बीमारी जो 40% डाउन हो गई थी, उसकी प्रोग्रेस को 50, 60, 70 नहीं आने थे, वहीं रोक दिया, इलाज कराया, फिर मैं वापस आया, फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई लीवर की, फिर वापस मैं एम्बुलेंस से गया हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैडम ने प्रश्न किया, मैं हारा नहीं, न मैंने हार मानी। और ज्योति सहगल जो डॉक्टर थी, उसने मेरी वाइफ और मेरे बेटे को कहा मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा, आपसे ज़्यादा इस व्यक्ति में विल पावर है, कॉन्फिडेंस है। तो ये मैं मानता हूँ कि शायद ये जो बीमारी रेयर है, इस पे मैं पीछे पा रहा हूँ और जल्दी पा लूँगा। बिल्कुल। और हो सकता है कि मैं इसी पे कोई किताब लिखूँ बड़ी, इसी सब संबंधित चीज़ों का जो मेरा अनुभव है। बिल्कुल सर। आज मैडम को ये जरूर बताना चाहूँगा मैं कि मैं इस बीमारी पे विजय पाकर रहूँगा। इसमें एक चीज़ और बताऊँगा आपको, फैमिली सपोर्ट, वेल विशर सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, मनी सपोर्ट, और इसके अलावा जो आपके अड़ोसी पड़ोसी उनका सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, आपको निराश करने वाले नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं तो पूछने, तो ये मेरे आशीर्वाद है, तो रेसिप्रोकेट होता है सर। तो वो कोई नहीं, मैं इतना आपको फिर बता दूँ कि न मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, न मैं इतना वैसा हूँ, ये कोई पूर्व जन्म के हैं जो मेरे साथ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग सेवा कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। मेरे सामने मैडम बैठी है, ये बेहतरीन कलाकार है, तो ऐसे लोग अनायास ही जीवन में आ जाते हैं। ये कोई समझिए, दिस इज आल्सो द मैजिक, टेलीपैथी। ये मेरे को रात को भी कई बार लगता है, ईश्वर का नाम लेता हूँ, मैं सब करता हूँ, तो उस तरह से मैं ईश्वर को नहीं मानता जैसे लोग मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाएं, पूजा करें। तो मानववादी में बहुत ज़्यादा हूँ, आई एम द ह्यूमनिस्ट। दूसरों का दुख मेरे से बचपन से नहीं देखा जाता है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, रूढ़ियों में मैंने विश्वास नहीं। मैं जब 6ठी 7वीं क्लास में था तो मृत्यु भोज हुआ करता था, मैं पढ़ के आया, मेरी माँ ने कहा जा खाना खाया, किसी जैन की था, डेथ हो गई, तो अच्छा मानते थे उस समय। तो आप सोचिए आज से कितने साल, बहुत अच्छा मानते थे, तो गिलास लेके जाना पड़ता था वहाँ खाना खाने। पहले आपको तो कुछ पता नहीं, सब लोग गिलास लेके जाते थे, पैसे वाले तो गिलास खुद का रहता था, और पत्थर दूध में खाना रहता था, तो गरम गरम खाना था, अच्छा था। तो मैंने एक पूरी भी नहीं खाई, मेरे दिमाग में क्यों 6ठी 7वीं क्लास का था, मुझे आज भी मालूम, बच्चे भी मालूम है जब मैं बैठा कि यार ये खाना क्यों खा रहा हूँ, तो मरे हुए खाना। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, नेक्स्ट में खाना छोड़ दिया। मैं घर आके कहा, मैंने को तो खाना खाना है, मेरी माँ नाराज हुई, तेरे को वहाँ भेजा तो था खाना खाने, मैंने कहा नहीं खा सकता। वह दिन आज का दिन है, अगर संभव होता है तो मैं मृत्यु भोज में शामिल हूँ, कहीं बाहर होता तो बात अलग हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, रूढ़ियों को आप साथ मत दो। बचपन में किसी की शादी हो जाती है, मैं उसके विरोध में रहता हूँ, किसी का हो रहा था तो मैंने उसे रोका, उसे गायब भी किया, मैंने कई ऐसे काम किए जो असंभव थे।
असंभव भी थे और जिनसे लोग नाराज भी हो सकते थे, पर आपको उनकी नाराजगी से ज्यादा जो सही कार्य है उसे करने का मन रहा है। सर मैं एक बात, क्योंकि आपने कहा वैसे तो आसपास के जो लोग हैं वो आपको स्ट्रांग बनाए रखते हैं, लेकिन परिवार खासकर आपके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे मौका मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि ठीक है कि नहीं, लेकिन मैम जीवन में जब आए और आज भी जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हालांकि आप स्वयं बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, लेकिन उनका भी स्ट्रांग बने रहना उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक बात है। तो वो एक स्ट्रांग महिला है, वो बैंक की मैनेजर रही है, वो एक हार्डकोर महिला है। What do you mean by that? हार्डकोर से मतलब ये है कि मैं हारती नहीं। और मेरे को अकेला अहमदाबाद ले गई है, बहुत विषम परिस्थिति में, और ट्रेन में उसने सारे अपॉइंटमेंट लिए। तो क्योंकि उसका जीवन अलग तरह से हुआ है, ब्रोटअप अलग तरीके से हुई, फिर उसकी नौकरी अलग तरीके से, हमारी नौकरी अलग तरीके से, पर ये दो चीज़ों ने मिलकर एक जीवन को बेहतर बनाया। और देखिए 19-20 बातें सब जगह होती, पर यह है कि अभी जो 3 साल निकले उसमें हर मोड़ पे उसने खड़ी रही है, हर मोड़ पे साथ दिया है। मेरे बेटे ने भी, मेरी बेटी ने भी, मेरे बहू ने भी, यहाँ पर पत्नी, क्योंकि यही है सारा काम वो करती है, चाहे कितने कराने वाले हों, पर फिर भी उसका इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट इट ऑल, कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आज मैं बैठा हूँ तो उनका परिवार, भाइयों, सबका बहुत बड़ा योगदान है। सर मतलब जीवन इतना सुंदर है, मैं सवाल पूछे बिना, मतलब मैं शायद जितने चाहूँ उतने पूछ सकती हूँ, लेकिन एक स्पेशल बात, क्योंकि आपका जीवन का जो पूरा जर्नी है वो इतनी सुंदर है कि आज के जो लोग हैं वो बहुत बारीकी से करने बैठेंगे तो सीरियसली वो भी किताब लिख सकते हैं। पर मैं स्पेशली आज के युवाओं की बात ज़्यादा करूँगी, क्योंकि सर देखिए आपने जिस दौर में लेखन भी शुरू किया, कार्य भी शुरू किया, उस वक्त बहुत अलग स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ बिल्कुल ही अलग, वर्सेस आज का जो युवा है, जहाँ हमने मतलब कॉपी पेस्ट की बात भी की है। तो वैसे मेरा सवाल ये होना चाहिए कि आपको लगता है कि वो क्या बेहतर है, लेकिन मैं वो उसमें नहीं पढ़ना चाहती, मैं सिर्फ उसमें जानना चाहती हूँ कि यदि मैं हुक्मचंद जैन सर से जानना चाहूँ कि आज के युवा में, शायद ये बहुत पेचीदा साउंड करेगा क्योंकि बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आप सर युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, मैं उसकी बजाय प्रैक्टिकल बात जानना चाहूँगी। इतनी स्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं जहाँ पर आप स्वयं में ही खोए रहते हैं, आप सोसाइटी को आगे बढ़ाने की बात कैसे करेंगे? अब सोसाइटी के प्रति आपका जो विजन है वो सामने ही नहीं आता, आप अपने ही भाव में, थॉट्स में इतने खोए हुए हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जो पिछले 3 सालों से, तो आपने सर बताया कि जो ये रेयर डिजीज है, इसने आपको हर मोमेंट परेशान किया होगा, शायद हम तो इसकी मतलब बारीकी कतई जानते भी नहीं हैं, हम सोच भी नहीं सकते। आप उतने पेन में भी सामने विराजे हैं, बिना हारने की उस जिजीविषा के साथ कि मैं ठीक और बेहतर हो जाऊंगा। मतलब ये शायद लिसनर्स को नहीं पता, लेकिन आप रोज कितनी सारी चीजें थेरेपी के तौर पर भी करते हैं, बिना हारे करते हैं। यदि कोई आपसे घर मिलने पहुंचे तो आप उसे वैसे ही अटेंड करते हैं जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति करता, और ये शायद इतने पेन के साथ नामुमकिन काम है, वर्सेस एक जो युवा है जिसको लगता है कि उसी का जीवन बहुत भारी है, सब कुछ होने के बावजूद भी। डिफरेंस है। मैं नहीं जानती कि कोई कितना इससे सीख पाएगा, पर मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सुनना चाहेगा कि क्या किया जाए, क्या एक आपकी ओर से अपनी बात स्पष्ट करने से पहले 2 बात जिसने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है, वह आपके प्रश्न का भी उत्तर होगा और युवाओं के लिए भी होगा। एक लेडी थी जिसका नाम बेबी हंटर था, कुछ साथियों ने सुन रखा होगा। वो मुर्शिदाबाद जिले में रहती थी और कश्मीर से थी, पर उसके पिताजी ने छोड़ दिया था, दूसरे पिता थे। उसकी शादी उसके उम्र से बड़ी की कर दी।
वो 7वीं क्लास का कक्षा पास थी, बंगाली थी। तो बिहार आई और उसका पति उसको मारता पीटता था। 3 बच्चे हो गए इस बीच, और एक दिन उसके पति ने एक पत्थर मारा, उसके सिर पे लग गया। देन शी डिसाइडेड मुझे निकल जाना चाहिए, अपने 3 बच्चों को लेकर दिल्ली निकल गई। आप सोचिए, एक बेबस स्त्री 3 बच्चों के साथ, कोई पैसा नहीं, कोई पहचान नहीं, दिल्ली में कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी कि युवा स्त्री। यह आज से मैं लगभग 40-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर उसने कच्ची बस्ती में स्थान लिया और कहीं काम करने लगी, नौकरानी। 7वीं क्लास को कौन देगा? आजकल तो 12वीं पास भी नौकरानी है, तो वो नौकरानी का काम करने लगी। इस बीच उसको एक घर मिल गया जो प्रेमचंद मुंशी के पोते का था, सुबोध कुमार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे। वहाँ काम करने लगे फुल टाइम। तो एक बार उन्होंने देखा कि ये आशा पोटा देवी और इनके ऊपर प्यास देख रही है, को ताजुब हुआ, भाई ये नौकरानी क्या कर रही है। तो उसमें कोई स्टिक रही होगी, तो वो पढ़ रही थी। तो खेले नहीं हुए, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, धीरे धीरे उसको कहा भाई ठीक है, तो यहाँ से ले लिया कर, पढ़ लिया कर, ले जाएगा, पढ़ने लगी। एक दिन सुबोध जी ने कहा भाई तू कुछ लिख सकती है। उसको पेन कागज दे दिए और रजिस्टर दे दिया। तो वो 3 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए। तुम लिखो अपने बारे में। अब एक नौकरानी क्या लिखेगी जब मेरा जैसा नहीं लिख सकता है अपने बारे में? एक नौकरानी क्या लिखेगी? क्या तो विचार, क्या लेखन, क्या बुद्धि और क्या सुविधाएं। उसने लिखा जैसा ये था बंगला में। और फिर सुबोध जी ने आके देखा, उसको कुछ और ठीक करवाया जो भी था। फिर कलकत्ता में छपने भेजा तो किसी ने नहीं छापा। एक नौकरानी की किताब को कौन छापेगा? और मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर एक छोटे से प्रकाशक में छापी। फिर खैर एनीवे वो किताब धीरे धीरे प्रसिद्ध हुई और विश्व के सबसे बढ़िया प्रकाशक पेंगुइन ने भी किताब अंग्रेजी में छापी। आप देख सकते हैं बेबी अंतर की किताब अंग्रेजी में ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, और उसमें उसी का चित्र झाड़ू लगाते हुए। वो आज 19 भाषाओं में आ गई है। वो दिल्ली के सबसे रईस इलाके में रहती है। उसको विश्व में कहीं ले जाते हैं, कई जगह वो इंटरव्यू देती है और वो आज एक आइकॉन है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि लोग काम नहीं करते? लोग करते, अभी भी करते हैं, यह जनरेशन भी कर रही है और उसका विश्वास भी है। हाँ, ये जरूर है कि वह उतनी लॉयल नहीं है, ये जरूर है कि वह शॉर्टकट अपनाती है, ये जरूर है कि वो ओवरनाइट में कुछ रईस होना चाहती है। पर ऐसे भी लोग हैं जो लंबा काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मानव सेवा कर रहे हैं। आपके पतिदेव कर रहे हैं, उन्होंने नौकरी नासा से छोड़ दी। नासा में नौकरी करना एक सपना होता है, PhD करना एक सपना होता है। ऐसे कई लोग IIT से आके गाँव में काम कर रहे हैं। ऐसा मत सोचे कि दुनिया बदल गई है। दुनिया कुछ अच्छे लोगों से चल रही है, इस बात पर विश्वास रखिए। आप इस बात में विश्वास रखिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं तो सब लोग जेब कतरे नहीं है, तभी तो आप सुरक्षित हैं। और हम क्यों मान के चलते हैं जेब कतरा होगा? बैंक में कोई चेक लेके जाता है तो बैंक का अधिकारी सोचता है पर्ची होगा। ये क्यों नहीं सोचता है? जैसे हमारा सोच भी गड़बड़ है। मैं बचपन में सिखाया गया कि डॉक्टर से आने से पहले मरीज की मौत हो चुकी है। अरे ये कहो कि डॉक्टर ने मरीज को पहुंच के बचाया होगा। ये सोच यानी सब नहीं खराब है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मेरे जीवन में 100 में 2 आदमी खराब हुए। इतनी अच्छी दुनिया है ये, और आज दुनिया बहुत बेहतर है। एक राजा को पहले रानी के पास जाना होता था, 7 दिन इंतजार, फोन मैसेज कराया।
आज तो पत्नी से बात करनी तो सास से करनी नहीं। दुनिया कितनी बेहतर बनी है बताइए आप दुनिया इतनी बेहतर, आप अमेरिका चले जाइए, द लाइफ बहुत सिंपल है, दुनिया बहुत बेहतर है, इसका आनंद लीजिए, इसको क्यों कोसिए आप, मत कोसिए आप, है ना, आप इसका आनंद लीजिए, बहुत बढ़िया है और इससे आपको बहुत आनंद आएगा। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, एक बात कि कई बार हम ये सोचते हैं कि यार ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं 1807 की घटना बताऊंगा। 1807 एक व्यक्ति ने नाव बनाई, नाव हजारों चलती थी, पर वह जो वाष्प शक्ति से चलने वाली पहली नाव दुनिया की बनाई, और जिसने बनाई वह था रोवर, और नाव का नाम रखा फुलटन। अब फुलटन की जब बना ली उसने तो भाई उसका प्रयोग तो बताएगा ना, हडसन की नदी में नाव उतार दी, अब सारी जनता इकट्ठी होगी, देखिए क्या होने वाला है ना, अमेरिका का था तो भाई क्या रे ऐसे कोई नाव चलती है क्या? मैं बिल्कुल वह बात बता रहा हूँ जो लिखी हुई है, जो लोगों ने सोची। मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो इसमें क्या है, ग्रुप बन गया अलग, और ये सोचा किसी ने कि नाव चलेगी नहीं तो यही डूबेगी। अच्छा। दूसरे ग्रुप ने सोचा नाव चल जाएगी पर डूब थोड़ी सकती है, तो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तीसरे ने सोचा कि नाव मुड़ के भी आ जाएगी पर दोबारा थोड़ी चलेगी, तो उस नाव को फुलटन को शैतान का औजार कहा है। आप देखिए विज्ञान जैसे आगे बढ़ता है क्या चीज, उसको शैतान का औजार कहा है। आप ताजुब करेंगे कि बड़ी मुसीबत, दोबारा नाव चली, लोगों ने कमाल समझा कि शैतान का औजार, ऐसे कोई चली कि हमारे जीवन, हमारे बाप दादाओं ने नहीं देखे ऐसे तो। फिर 1838 में एक बड़ा जहाज बना, उसने 20 दिन में अटलांटिक ओशन पार किया, उसका नाम सीरियस था। तब लोगों को समझ में आया कि विज्ञान ने बदलाव किए जीवन में, तो ये बदलाव होते रहेंगे, आप बदलाव को स्वीकार कीजिए। आपका डर क्यों बदलाव स्वीकार नहीं करते? आपका डर इसीलिए कि आप बदलाव स्वीकार करें। आप डर को हटाइए, जीवन को बेहतर बनाइए। और आज जितना जीवन बेहतर बन सकता है अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपकी कमजोरी, सब चीजें आपके टेबल पे हैं यार, हैं। आप स्विगी से 2 मिनट में खाना मैं नहीं कह रहा हूँ बाजार से मंगाना चाहिए, पर कोई इमरजेंसी तो आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर जीवन है, सुंदर जीवन को सुंदरता से जीने की कोशिश करें। जिन परिस्थितियों में मैं जी रहा हूँ वो लगभग असंभव है, पर ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण मेरे अंदर तक, अंतरात्मा में अंदर तक है, छुए हुए। मैं सोचता हूँ कि 7वीं क्लास की एक औरत नौकरानी इतनी बड़ी किताब लिख के इतना प्रसिद्ध, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसका 1/1000 भाव भी। तो देखिए लोग क्या क्या करते हैं। आप उन अच्छे क्षणों को याद कीजिए जीवन में, जब आप मरेंगे तो अच्छे जीवन क्षणों को याद कीजिए। उसने मेरे साथ क्या किया था, उसने मेरी टांग खींची थी, पत्नी ने तो ये कहा था कि ये है, पति ने ये कहा था तेरे ऐसे ही हुआ वे हुआ, बच्चों ने कहा तुमने कुछ नहीं किया, है ना, मुझे भी बढ़िया 2 स्कूल में पढ़ाते, उसको थोड़ी मालूम कि आप कैसे पढ़े कैसे पढ़ाते। तो अच्छी चीजों को याद रखिए, जीवन खूबसूरत बनेगा, आपको आनंद आएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया। आप निराश मत होइए। और ये सिर्फ अभी कहने की बात नहीं है सर, मेरे ख्याल से पूरा जो संवाद है, हर बात में मुझे लगता है कि आपने ना तो निराशा को अपने करीब आने दिया, ना ही आपने सही बने रहने की हट छोड़ी। बदलाव प्रकृति का नियम है, जीवन का भी है, उन बदलावों को आपने बहुत सुंदरता से लिया है। और मुझे ऐसा लगता है आज मैं आभार व्यक्त करूंगी आपसे ज्यादा आपके घर वालों का, मैम का, बिटिया का, पुत्र का, पुत्रवधू का,
और शायद बसंत मुनीमाला साहब का भी, बिल्कुल। जिनके कारण आप यहाँ विराजे हुए हैं, जिनके कारण जो आप सोचते हैं उन विचारों को लोग जान भी पा रहे हैं। ऊपर वाला इसी हठ धर्मिता को भी बनाए रखे, रचना धर्मिता वो भी। और आई एम मोर देन लकी टू हैव यू हियर। मैं फिर भी शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगी कि मुझे आपसे चीजें जानने का जो मौका मिला और मैं पूछ पाई आपसे, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी को नहीं मिलता मौका। तो गॉड इज वेरी काइंड। एंड ऑल्सो क्योंकि कुछ चीजें डेस्टिन्ड होती हैं। ये बिल्कुल अनप्लान्ड संवाद रहा है, लेकिन जितना सुंदर सर ने संवाद में हर एक जवाब दिया है, मेरे ख्याल से कुछ और कहना नहीं पाएगी मैं सावी। ठीक है, हाँ, मैं शायद अपना नाम शुरुआत में बताना भूल गई थी। तो मेरा नाम सावी है। अभी फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। और इस संवाद में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इससे बहुत सारे लोग कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इंटरव्यू में जो चीज़ें मेरे से पूछी है, मैंने कोशिश की है। पर याद रखिएगा, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लो प्रोफाइल में व्यक्ति हूँ। ये इन्हें मुझे बड़ा बनाया, ये इनका बड़प्पन है, इनकी कर्सी है, और शी इज नाइस, काइंड एनफ। थैंक्स टू सब। सर इज काइंड अगेन। आई एम लकी। खैर, शब्दों को यही विराम देते हैं। जब आप इस संवाद को देखें, जो कुछ भी सीखें, समझें, कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा सर के लिए। और अगर आप सर के फैन हैं, स्टूडेंट रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज़ टेल हिम हाउ मच यू लव हिम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सादर।